नाज़रीन, ताकत भी हार गई, पैसा भी हार गया, इख्तियार भी हार गया, तमाम सरकारी और अस्करी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और पंजाब हुकूमत ने भी अपना पूरा जोर लगाया, जबकि वफाकी हुकूमत भी इसके अंदर हिस्सेदार बनी। बहुत सारे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए, बहुत सारी पुरकशिश किस्म की पेशकश की गई लोगों को, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार है वो हार गई है और कैदी नंबर 804 एक मरतबा फिर उसका नाम जीत गया है। यानी इमरान खान साहब कोई कंपेन तो नहीं कर सकते, सामने तो नहीं आ सकते, आकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए हैं। और तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार से, उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। और ये सालाना इंतखाबात हुए साल 2025-26 के। इसमें जो प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार थे, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट दी थी। मलिक आसिफ नसवाना कामयाब हो गए सदर की सीट पे। नायब सदर की सीट पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब हो गए और सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरुख अलियास चीमा कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस की सीट के ऊपर भी हाम बिन शुएब कम्बो ये भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब का सिर्फ नाम और उनकी सपोर्ट की वजह से ये वकला का पूरा पैनल जीत गया, क्लीन स्वीप हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हाई कोर्ट से मनाजिर नज़र आ रहे थे, जो वीडियोस वहाँ से आई हैं, ऐसा लग रहा था कि हाई कोर्ट में दफ़ा 804 जो है वो नाफिज हो गई है। वकला पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हामिद खान साहब ने वकला को मायूस किया है। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, बड़े सीनियर वकील हैं, उनका एक बड़ा लंबा करियर है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो अंदाज है वो एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त निमटने वाला उनका अंदाज नहीं है। वो बड़े धीमे अंदाज में चलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स देते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं करते। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि ये हो गया तो हम ये कर देंगे, वो हो जाता है और वो कुछ नहीं करते। और ये एक मरतबा नहीं, ये कई मरतबा हुआ है। तो जो नौजवान वकला हैं वो मायूस हैं। हामिद खान साहब कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लेवल से आगे जाते नहीं है। जो दूसरा वकला का ग्रुप है, ये माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप हुआ करता था आसमा जहांगीर का। आज अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती मरहुमा, तो वो पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़ी होती, लेकिन उनके ग्रुप को हाईजैक कर लिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब एहसन भून साहब हैं और वो ग्रुप है, और वो ग्रुप पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। तो दोनों ग्रुप कमोबेश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ एक और ग्रुप की जगह बनती है। अगर वकला को एंटी एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ के लिए कोई तहरीक चलानी है और अदलिया की बहाली के लिए जोर लगाना है, तो उन्हें एक तीसरी तहरीक खड़ी करनी पड़ेगी, एक तीसरा ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोग दोनों ग्रुप से आ जाएंगे। और इसके ऊपर मैं आपको ये बता देता हूं कि काम हो रहा है, अब से नहीं हो रहा, काफी अरसे से हो रहा है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको रोकने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रही है। लेकिन चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला हो, बड़े बड़े जय्यद नाम है, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो चाहे वो हामिद खान ग्रुप के वकला हो, एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से वो खासे परेशान है और दोनों अपने अपने ग्रुप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अब अगर एक नया ग्रुप आता है तो एक नई चीज़ हो सकती है। नौजवान वकला तो बहुत बड़ी तादाद में उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और ये वकला ही मुज़ाहमत की अलामत होते हैं अगर खड़े हो जाएं तो। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए मरीम नवाज के बाद। यानी पहले टिकटॉक्स बनी थी, अब शहबाज शरीफ आए, जनाब मैंने भी जलसा करना है। तो जलसे के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब को जनूबी पंजाब में पहुंचाया गया, और जनूबी पंजाब में जो जलसा किया उसकी सूरत हाल के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इसकी वीडियो देख पाए, अव्वल तो इन्होंने तस्वीरें वगैरह जारी की हैं और वीडियो भी इस तरह की जारी की हैं कि पता ना चले। तो ये डेरा गाजी खान में एक जलसा नहीं जलसी थी। अगर आप इसका पंडाल देखें, गौर करें, तो स्टेज का जो साइज है वो 60 फुट है, 60 फुट का स्टेज है, और जितना स्टेज है उतना ही पंडाल है। यानी स्टेज से थोड़ा सा इधर होगा 10 फुट और इधर होगा, यानी मैक्सिमम ये 80-90 फुट का है। तो जो एक कनाल का प्लॉट होता है ना, उसकी लंबाई 90 फुट की होती है। तो अगर आप इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई देखें तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये मैक्सिमम 5 से 6 कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर ये जलसागाह बनाई गई है। तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, इसमें बड़ी महदूद तादाद में लोग आए हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। और मुस्लिम लीग नून जितनी बड़ी जमात थी उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग लाए गए वो भी सारे सरकारी वसाइल के ऊपर जलसा खड़ा किया गया, सरकारी लोगों को लाकर शहबाज शरीफ का जलसा भरा गया। अब शहबाज शरीफ की शोबदाबाजियाँ या जो उन्होंने बातें की हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा,
लेकिन जो लोग जलसा गाह में मौजूद थे उनसे जब पूछा गया तो वो अक्सर उनमें ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो आए हैं, हमें लाया गया है, लेकिन वोट हम इमरान खान को ही देंगे। जिस बंदे से भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया उसने कहा जी वोट तो हम इमरान खान को ही देंगे, शहबाज शरीफ के जलसे में तो हमें लाया गया है। ये बेचारे कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बेचारे कमज़ोर लोग हैं, किसी का थाने का चक्कर है, किसी का कचहरी का चक्कर है, तो कभी पुलिस को मजबूर किया गया, पटवार खाने को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं, महकमा तालीम को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं। वो बंदे ला ला कर उन्होंने बिठा दिए, कुछ ना कुछ करके उन्होंने छोटा मोटा जलसा बना दिया शहबाज शरीफ का। अब हैरत की बात यह है कि चचा और भतीजी में एक जंग चल रही है जलसों की। ना जलसा उसका कामयाब होता है, ना जलसा इसका कामयाब होता है। यानी एक जलसा भतीजी करती है, एक जलसा चचा करता है। भतीजी को भी मुंह की खानी पड़ती है और चचा को भी मुंह की खानी पड़ती है। दोनों के पास मकबूलियत नहीं है, और जिसके पास मकबूलियत है उस शेर को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, जो मैदान का मालिक है। इमरान खान को छोड़े ना, चले ना छोड़े। मैं अभी शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने ये जलसा किया जनाब डेरा गाजी खान में। मेरा चैलेंज है सिर्फ एक दिन का टाइम दें, 24 घंटे का, और फ्री हैंड दें जरा जरताज गुल वजीर साहबा को, तो इससे 10 गुना बड़ा जलसा वो 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको वहां पे करके दिखा देंगी, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगा के। तो ये औकात रह गई है इन पॉलिटिशियंस की। इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, और उनके जो टाइगर्स हैं उन्हें कानून के बहाने फस्तायत, जबर और मुख्तलिफ शिकंजों के अंदर उनको कसा हुआ है। और इस तरह ये दोनों जो है ना, वो एक पंजाबी का मिसरा है कि सुनिया हो जन गलियां तो भी मिर्जा यार फिरे। तो जनाब इनकी मौजें लगी हुई है, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। अस्करी सपोर्ट भी साथ है, सरकारी सपोर्ट भी साथ है, पूरा का पूरा निज़ाम साथ मिलकर कोशिश कर रहा है, फिर भी ये नहीं जीत पा रहे। इनकी मिसाल ऐसे है कि ये रेस में अगर दोनों चचा भतीजी भी भागते हैं ना, तो ये फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंचते। हालात इनके ये है, और इतने पतले हैं इनके हालात। स्टेज के बारे में मैंने बताया 5 से 6 कनाल के से ज्यादा जगह नहीं थी। और एक और बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ विजुअल देखे कि पंडाल के बाहर इमरान खान साहब का तो जलसा गाह के बाहर एक जलसा हो रहा होता है ना, इमरान खान साहब ना भी आए, उनके खिलाड़ी भी निकले, तो जलसा गाह के बाहर एक बड़ा जलसा हो रहा होता है। और बड़ी कामयाब इमरान खान साहब की हमेशा से अवामी मुहिम होती है। यहां मैंने बड़ी अजीब चीज देखी, शहबाज शरीफ का जलसा है और बाहर 10-15 मुलाजमीन खड़े हुए हैं सरकारी, और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, चौकीदार हैं कोई। अब आप देखें कि वहां पे वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं बाहर, और बाहर कोई और बंदा नहीं है उनके आसपास, यानी जो तंबू लगे हुए हैं उनके अंदर ही बंदे बंद किए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो नीवे नीवे होके निकल रहे थे जलसे में से, बोर होके कि ना इस बंदे ने हमें कुछ देना है, पैसे शैसे पूरे हो गए, यानी जो पैसे उनको दिए गए थे जलसे में लाने के लिए पैसे शैसे पूरे हो गए, तो लोग नीवे नीवे होके निकल रहे थे। पंजाबी में कहते हैं कि नीवे नीवे होके निकलना, उर्दू में कहते हैं कि छुप छुपा के निकलना। तो वो लोग जो निकल रहे थे उनको पकड़ लिया रास्ते में मीडिया वालों ने। उन्होंने पूछा जनाब आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं हम पानी पीने जा रहे हैं। तो पानी पीने के बहाने बेचारे कारकुन निकल रहे थे। लोगों की कोई वाबस्तगी नहीं है, लोग इनको जानते ही नहीं है, ये एलियन बन गए लोगों के लिए, अजनबी। अब लोग इमरान खान को जानते हैं जिसे कल तक कोई भी नहीं जानता था। वो इतना तगड़ा सियासतदान हो गया, अब उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते सारा खानदान मिलके। इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी बूट पॉलिश में गुजरी है, और बाकी जो जिंदगी है वो इमरान खान की नकल करते हुए गुजर जाएगी। एहसास कमतरी का शिकार हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं कि किसी तरह ये या इनके खानदान में कोई एक इमरान खान के करीब भी पहुंच जाए। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह जबर और फस्तायत का सामना किया है, जैसे वो डट कर खड़ा हुआ है, ये कभी इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। अच्छा, रंगबाजियां और शोबदाबाजियां बिल्कुल वही पुरानी वाली। ये वही शहबाज शरीफ है जो गुजरांवाला में जाते हैं तो पलवानी टोपी पहन के जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को कोनियां दिखाना शुरू कर देते हैं। ये वही शहबाज शरीफ है जो हर जगह पे एक अलग किस्म की रंगबाजी करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्हें इसी तरह के किरदार हमेशा से सूट करते हैं। गैर संजीदा और ज़हनी पसमानदगी का शिकार इस तरह के लोग उन्हें सूट करते हैं। अब बहुत बड़ा दावा कर दिया वहां पे भी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं भारत को पीछे छोड़ दूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भाई पहले मैंडेट तो ले लो। जाली मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत है और आकर बैठ गए हैं चौड़े होके और कहते हैं जी मुकाबला करना है इन्होंने भारत का। भारत के साथ आपने गुज़िश्ता 3 सालों में मुकाबला किया है और कई चीजों में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। मार्शल लॉ में आपने भारत को पीछे छोड़ा हमेशा से, वहां मार्शल लॉ नहीं लगा, यहां लगते हैं। भारत के मुल्क का कोई टुकड़ा नहीं हुआ, आपने अपना मुल्क 2 टुकड़े करवा लिया, इसमें आपने भारत को पीछे छोड़ा है। करप्शन में आपने भारत को हाल ही में पीछे छोड़ा है।
इंसानी हकूक की पामालियों में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। इंसानी आवाजों को दबाने में, आजादी इजहार राय को कुचलने में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। रियासत के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें आपने भारत को पीछे छोड़ा है। अदालतों पर और अदलिया पर मुकम्मल कब्जे में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। जुल्म, जबर और फस्तायत में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। अब ये माइक उखाड़ने वाली रंगबाजियां करते हुए आप भारत को पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर उसको पीछे छोड़ना है तो आपको जमहूरियत लानी पड़ेगी, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी पड़ेंगी, आपको रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय देना पड़ेगा। ये जाली मैंडेट के ऊपर भड़के मारना और तकरीरें करना, इससे ये नहीं हो सकता कि आप भारत से आगे निकल जाएं। नाज़रीन, एक और चीज भी हुई है और वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये चीज हमने देखी है और ये बड़ी परेशानी वाली बात है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में वाकई में खलबली मची है। बरतानिया में देखें कितने मुजाहरे हुए हैं, बहुत सारे मुजाहरे हुए, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने भी कहा कि इतना बड़ा मुजाहरा उन्होंने नहीं देखा, बड़ी कामयाबी थी और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे किए। लेकिन ये जो अब हुआ है ना, आर्मी चीफ की आमद के मौके के ऊपर, इसने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। यानी कुछ टाउट्स और सियासतदान या कुछ दानिश्वर वो ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान में एहतजाज करें ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? तो भाई पाकिस्तान में कंटेनर लग जाते हैं, पाकिस्तान में आंसू गैस आ जाती है, पाकिस्तान में बंदों को बेगुनाह उठा के जेलों में डाल दिया जाता है, पाकिस्तान में अदालतें उसके बाद इंसाफ ही नहीं देती। यानी जेल में जाने से कौन डरता है? कोई भी नहीं डरता। पाकिस्तानी दलेर लोग हैं, आप उठाएं आधे पाकिस्तान को जेल में डाल दे, फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तानियों को। दलेर लोग हैं, बुज़दिल थोड़ी है। प्रॉब्लम यह है कि जेल में जाने वाले आदमी को यह तो पता हो ना कि मुझे अदालत इंसाफ देगी। जब उन्हें यह पता है कि 6-6 महीने मुझे इंसाफ ही नहीं मिलना, 1.5 साल हमने बिला वजह जेलों में पड़े रहना है, फिर तो जेल में कोई नहीं जाना चाहता ना। जब इंसाफ ही नहीं है तो कौन चाहेगा कि वो जेल के अंदर जाए? लिहाजा ये फस्तायत जब तक पाकिस्तान में रहेगी, ये लोगों को एहतजाज पाकिस्तान से बाहर भी करना पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा दबाव पैदा हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में आप इसका इंपैक्ट देखेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये एक आइडिया भी आ गया है कि अब अगर प्रेशर बढ़ाना है तो जहां जहां पे पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोग जाएं वहां पे वो एहतजाज करें। जैसा कि इसका बड़ा इंपैक्ट आया, अगर मोहसिन नकवी कहीं पे जाता है, शहबाज शरीफ कहीं पे जाता है तो एहतजाज कर सकते हैं, पाकिस्तानी आवाज उठा सकते हैं और ये सिलसिला आप तेज होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। अब नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते पे अगर आप जायजा लेना तो 3 चीजें ऐसी हुई हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा मैं जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं ये मैं चंद लोगों की बात करता हूं जो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। वो जो बेचारा अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है सियाचिन में खड़ा फौजी, मेरा भाई, वो जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा है या किसी जगह पे खड़ा कुर्बानी दे रहा है, उसकी मैं बात नहीं करता। ये हम बात करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो एस्टेब्लिशमेंट वो चीदा लोग होते हैं जो बैठ के कौम की तकदीर का फैसला लिख देते हैं, फिर सियासतदानों से भी करवाते हैं और सबसे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को 3 बड़े धचके लगे एक हफ्ते के अंदर और अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो ये उनको शिकस्त हुई है बहुत बुरी तरह अवामी महाज के ऊपर। तो एक जो है वो धचका पहला लगा जब आर्मी चीफ और मरियम नवाज के बेतुके किस्म के एक प्रोग्राम की तस्वीर और वीडियो सामने आई, तो बड़ा खौफनाक धचका लगा। दूसरा धचका लगा जब आर्मी चीफ की तकरीर में उन्होंने खवातीन के एहतराम और कुरान मजीद की आयात का इस्तेमाल किया। तो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया से, वो जो है वो बड़ा खौफनाक था। नंबर 3 जो एक और धचका लगा वो DGISPR के साथ जो लम्स में सूरत-ए-हाल पैदा हुई, वो एक तीसरा धचका था जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगा है। लम्स की एक प्रोफेसर है निदा करमानी साहिबा, उनका भी एक स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने सारी पिक्चर जो है वो क्लियर कर दी है। प्रोफेसर निदा करमानी साहिबा का कहना है कि यूनिवर्सिटियां फौज के लिए जगह नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी यूनिवर्सिटी के बहुत से लोग मेरी राय से मुत्तफिक हैं, इनमें फैकल्टी भी है और तलबा भी है। यानी वो कह रही है हमारी यूनिवर्सिटी के ज्यादा लोग जो है वो मेरी राय के साथ खड़े हैं कि यूनिवर्सिटी फौज के लिए जगह नहीं। मतलब फौज का काम क्या है जाके तलबा को लेक्चर देना? यानी ये तो उनका काम नहीं, ये तो काम सहाफी करें, वकील करें। फौज में तो जो लोग भर्ती होते हैं वो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या अगर तलबा ने कुछ सीखना है दिफाई मैदान में तो वो फौज के पास जाएं, उनकी जगहों पे वहां जाके विजिट करें, वहां पे सीख सकते हैं। क्या दुनिया के मुख्तलिफ फौजों के जो अफसरान हैं वो जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देते हैं या ऐसे सेशंस करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और ये मुझे प्रोफेसर निदा करमानी साहिबा की बात से मेरे दिमाग में ये बात आई।
تو انہوں نے کہا کہ میری رائے سے متفق ہیں زیادہ لوگ میری یونیورسٹی کے، دیگر یونیورسٹیوں میں خاص طور پر سرکاری جو ادارے ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں ان میں طلبہ اور فیکلٹی کے پاس شرکت نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، یعنی انہیں زبردستی لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ان تصاویر میں خالی نشستیں صبح 8 بجے پیر کے دن کی کلاسز سے بھی زیادہ تھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے تو خالی کرسیاں بھی تھیں بہت ساری، اور اتنی خالی کرسیاں تو پیر والے دن جو صبح 8 بجے والی کلاس ہوتی ہے نا اس میں بھی اتنی کرسیاں خالی نہیں ہوتی۔ اصل میں جو سب سے لوئسٹ اٹینڈنس ہوتی ہے نا طلباء کی، سب سے کم تعداد میں جو طلباء آتے ہیں وہ پیر والے دن صبح 8 بجے جو پہلی کلاس ہوتی ہے، پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں سب سے کم اٹینڈنس ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے، اور میں نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنایا سیاست.pk سے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروفیسرز کیا سوچتے ہیں اور طلباء کیا سوچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ لمس کی پروفیسر جو ہیں وہ ندا کرمانی صاحبہ کے ساتھ کوئی بدلہ نہ لیا جائے، کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے، ورنہ اب تک جس نے بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اس کے ساتھ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ناظرین، عجیب و غریب قسم کی حرکات چل رہی ہیں پنجاب میں۔ اب مریم نواز کے حوالے سے کوئی مزاحیہ ویڈیو بنانے پر یا کوئی فنی ویڈیو بنانے کے اوپر بھی لگاتار مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں مزید مقدمات درج کروا لی گئے ہیں، یعنی اب اندازہ کریں کہ جعلی تصویر بنانے پر، یعنی وہ کارٹون والی فوٹو لوگ بنا دیتے ہیں نا، جعلی تصویر بنانے پر اس صوبے میں مقدمے ہو رہے ہیں جہاں جعلی حکومت لا کر بٹھائی گئی ہے۔ یعنی جعلی حکومت بٹھا دیں یہ گناہ نہیں ہے، وہ ایک بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جعلی تصویر بنا دے تو وہ گناہ ہے۔ یعنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی کی نجی زندگی میں جائیں، لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، ان کا مینڈیٹ چھین لیا، ایک جعلی حکومت لا کر بٹھا دی، اور یہ ایسی جعلساز حکومت ہے کہ انہیں کسی قسم کی عقل موت ہی نہیں ہے۔ اب ایک نیا اشتہار بنا دیا مریم نواز کو لے کر کہ جناب مریم نواز بیٹنگ کرنے آئی ہے، کوچ کہتا ہے جی اس کو لے کر آؤ، یہ میچ جتوائے گی۔ وہ آگے جناب 6 گیندوں پہ 6 چھکے مارتی ہے، کوئی جاتا ہے گراؤنڈوں سے باہر ادھر، کوئی جاتا ہے گراؤنڈوں کے باہر ادھر، کوئی ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی بسیں بن رہی ہیں، کوئی جناب وہ کسانوں کی طرف جا رہا ہے، کسان خوشحال ہو رہے ہیں۔ حیرت ہے ویسے مجھے، یہ جتنے 6 انہوں نے شعبے دکھائے نا، ان 6 شعبوں کے لوگوں سے جا کے انٹرویوز کریں، آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے۔ کسان کی انہوں نے پسلی توڑ کے رکھ دی ہے، محنت کش کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، انڈسٹری انہوں نے بند کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے پاکستان میں، یہ جو بہت بڑی بڑی صنعتیں ہوتی ہیں وہ لگاتار ڈکلائن کا شکار ہے۔ کرونا وائرس میں صرف عمران خان صاحب کے دور میں یہ تھوڑا نیچے گئی تھی، لیکن 2022 میں عمران خان صاحب اس کو پیک پر چھوڑ کر گئے تھے۔ 2022 سے لے کر اب تک لگاتار یہ نیچے جا رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے چھوڑے ہوئے پیمانے کو ٹچ بھی نہیں کر سکے، بلکہ 23 میں اور نیچے گئے، 24 میں اور نیچے گئے، 25 میں اور نیچے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے۔ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ کہنے جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ یہ صرف رنگ باز ہے، یہ سڑکوں پہ رنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پہلی بارش میں دھل جاتا ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں ناظرین۔ اور اب عجیب و غریب قسم کے اشتہارات، یعنی ان کی، میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان کی نقل کرتے ان کی زندگی گزرے گی، بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تو اس میدان کے اندر بھی آ کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے نالائق ہیں، اتنے نکمے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، اور وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اب جا بھی رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین امبیسیوں کے پتے شیئر کر دیے ہیں پاکستانیوں کی آسانی کے لیے، تاکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کا جو آرمی چیف کے نام لکھا ہوا خط ہے اسے پرنٹ کروائیں اور آرمی ہاؤس راولپنڈی کینٹ مندرجہ ذیل پتے پر ارسال کریں۔ جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ہاؤس نزد GHQ چکلالہ راولپنڈی پنجاب پاکستان۔ یہی خط مختلف ممالک میں اپنی متعلقہ پاکستانی امبیسیوں کے پتے پر ارسال کریں۔ پھر آگے انہوں نے فرانس کی امبیسی، کینیڈا کی، جرمنی، آسٹریلیا، اسپین، سعودی عرب، UAE اور اٹلی، پھر اس کے بعد ایک اور امبیسی اٹلی میں دوسرے شہر میں، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن DC میں، نیو یارک میں، ٹیکساس میں، کیلیفورنیا میں، شکاگو میں، پھر برطانیہ میں بریڈفورڈ میں، اور لنڈن میں، اسکاٹ لینڈ میں اور مینچسٹر میں۔ ہر طرف انہوں نے جناب ایڈریس باقاعدہ لکھ کر دے دیے ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی خط بھجوا سکتے ہیں آرمی چیف کو، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو خط پڑھا ہی نہیں، میں پڑھ لیتا تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں وزیر اعظم کو دے دوں گا۔ تو وزیر اعظم کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو اردلی کا عمران خان صاحب نے ان کو خطاب دیا ہوا ہے۔ ناظرین، 26 فروری کو ایک بڑی 2 روزہ کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور کچھ ڈیولپمنٹس ہیں میرے پاس جن میں
برطانیہ میں اور امریکہ میں کچھ کیسز ہوں گے آنے والے دنوں میں، اور کچھ قانونی نقطہ نظر سے پاکستان کے لیے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم اور فسطائیت کی ہے ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں بڑے حیران کن انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔